हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे गुप्त काल से बनने वाले टॉप 90 एमसीक्यू क्वेश्चन को। दोस्तों, गुप्त काल प्राचीन भारतीय इतिहास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। जहाँ पर इतिहास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास से गुप्त काल आपको एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस कर देखकर जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्त काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। स्टार्ट करते हैं गुप्त काल से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन है आपके सामने, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, सही आंसर है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुषाणों के। किसके? कुषाणों के। नेक्स्ट है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट हुए हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहली सूची में आपको स्तंभ लेख दिए हैं, अभिलेख दिए हैं और उनसे संबंधित राजाओं के नाम दिए हैं, यानी कि शासकों से। आप इस वीडियो को पॉज करके यानी कि वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसके ऑप्शन दिखाता हूं, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि ये कूट पहले से सुमलित है, बस आपको याद रखना है। ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो हम दोबारा उसी पेज पर चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रयाग अथवा इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख का संबंध है समुद्रगुप्त से। इसके बाद है बिलसड स्तंभ लेख का संबंध है कुमार गुप्त से। फिर है भीतरी स्तंभ लेख, इसका संबंध है स्कंदगुप्त से। फिर है मंदसौर लेख का संबंध है बंधु बर्मन से। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट गुप्त शासन के दौरान एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी अथवा दरबारी भाषा क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। गुप्त शासकों की सरकारी अथवा दरबारी भाषा क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत थी दोस्तों इनकी भाषा। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अक्सर हम पढ़ते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, किस इतिहासकार का नाम दिया है? B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में, यूपीपीसीएस में, सीजीपीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण से रोका? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? एसएससी और एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? राइट आंसर है आपका गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों ने के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सही आंसर इसका चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं। ठीक है, अजंता चित्रकारी या विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी या विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से।
उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था। एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी ये। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, तो ये था आपका नालंदा। ठीक है, नालंदा। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर है भानुगुप्त। रेलवे की परीक्षा में क्वेश्चन आया है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था, यानी कि किसका युग था ये? तो ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और इसका सही आंसर है गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था? रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है फाहियान कहाँ का निवासी था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री था फाहियान। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बाकाटक। ठीक है, बाकाटक वंश का शासक था दोस्तों। ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा है गया है ये। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपको लग रहा होगा मैं हर क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। भाई ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। देखिए, कहीं कहीं तो लिखा है लेकिन कहीं नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे ही क्वेश्चन। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, का होम स्तंभ लेख। का होम स्तंभ लेख में। श्रीलंका के राजा मेघबर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, श्रीलंका के राजा मेघबर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी बौद्ध गया में। कहां पर? बौद्ध गया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये हुआ था गुप्त काल में। कहां पर? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कब की थी? तो ये इसने भाई साहब की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। ठीक है, शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो ये थे भगवान विष्णु। ठीक है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकों को पराजित करने के बाद। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, उपाधि कब धारण की, वो भी देखो, वहां लिखा था शकों का उन्मूलन, यानी कि पराजित करना ही उसका अर्थ था। अगला क्वेश्चन है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी ईसा में। ठीक है, चतुर्थ सदी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इंपॉर्टेंट है। फाहियान और हैनसांग ने किन के राज्यों को देखा? ठीक है, राजाओं की बात कर रहा है। फाहियान और हैनसांग ने किन के राज्यों को देखा? सही आंसर है ऑप्शन डी। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन क्रमशः का मतलब है फाहियान ने देखा भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय और हैनसांग ने देखा हर्षवर्धन का समय काल। धनवंतरी थे। क्वेश्चन है, धनवंतरी थे। देखिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी बना सकता है भाई कि धनवंतरी कौन थे? तो भाई ये थे चिकित्सक। ठीक है, किसके समय में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में थे। या फिर कह देगा कि धनवंतरी किस युग के थे?
तो आप कहेंगे गुप्त युग, ठीक है ना, गुप्त काल कह सकते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है, ध्यान रखिएगा। धन्वंतरी। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? क्वेश्चन है गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है राजतंत्रात्मक, ठीक है। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? राजतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन है फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुआ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुआ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त सत्यापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त सत्यापित कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो यह है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। अजंताओं की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 16, 17, 19 नंबर की ये गुफाएं हैं जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में से जुड़े थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ठीक है, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक है कौन? हरिशेन। और ये किस शासक का दरबारी कवि था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त का शासक का ये दरबारी कवि था। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने के कारण इसको क्लासिकल युग कहा जाता है। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? सही आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? क्वेश्चन है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? सही आंसर है दीनार कहा जाता था दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? सही आंसर है, राइट आंसर है दोस्तों इसका गुप्त युग में, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? गुप्त युग में। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? आंसर है गुप्त वंश। किस वंश के शासकों ने दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो यह है चंद्र की स्मृति में। किसकी? चंद्र की स्मृति में। कालिदास द्वारा रचित मालविका निगम मित्र नाटक का नायक कौन था? क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये। सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अग्निमित्र। क्या है इसका सही आंसर? अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? क्वेश्चन यूपीपीसीएस के साथ साथ बीपीएससी में पूछा गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रयाग के। कह रहा है देखिए उसके किस अभिलेख में, प्रयाग के, तो ये समुद्रगुप्त का ही अभिलेख है। अगला है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, किस काल में। राइट आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है ये, यानी कि एग्जाम में पूछा गया कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त वंश। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। सही आंसर है जानकी हरण। ठीक है, जानकी हरण इसे कालिदास ने नहीं लिखा, लेकिन बाकी के याद रखिएगा, यहां से एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास का है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया। विक्रमोर्वशीयम ये भी कालिदास द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर हैं। एमपीपीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए बाग या फिर धार कह सकते हैं आप इसको। गुप्त वंश की अवधि का शासन क्या था। सीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया गुप्त वंश की अवधि का शासन क्या था। राइट आंसर है ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। क्वेश्चन है यूरोपीय भाषा में अनुदित अथवा अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है, तो ये मिलता है एरण अभिलेख से। किससे, एरण अभिलेख से। नेक्स्ट है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। क्वेश्चन है आपके पास गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन एसएससी में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, ठीक है ना, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है, यानी कि ये पहले से ही सही क्रम में है। तो पहले आया चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर है कुमारगुप्त, इसके बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है। लगाइए इसका आंसर। सही आंसर है ऑप्शन ए बयाना, भरतपुर से। ठीक है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है, बयाना, भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। सही आंसर है कुमारगुप्त फर्स्ट को। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन में है, कथन में कहा गया है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। क्या है कथन ए, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन आर में कह रहा है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी। ए और आर दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियान में देखा जा सकता है और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 61, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। सही आंसर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो देखो, इनको बोला जाता था दोस्तों रूपक। क्या कहते थे इसको? रूपक कहा जाता था इन चांदी के सिक्कों को जिन्हें गुप्त शासकों द्वारा जारी किया गया था। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सूची दी गई है, यहाँ कुछ नाम दिए हैं इंपॉर्टेंट, और उनके बताया गया है कि वे क्या थे, चिकित्सक थे कि नाटककार थे कि खगोल विज्ञान थे, गणित, किस विषय से वे संबंधित थे। वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखिए, ए पर है विशाख दत्त। विशाख दत्त, इनका संबंध है नाटक से, ठीक है, विशाख दत्त का संबंध है नाटक से। फिर है बारहा मीर, इनका संबंध है खगोल विज्ञान से। इसके बाद है चरक का संबंध है चिकित्सा से, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है चरक। फिर अगला नाम है ब्रह्मगुप्त का संबंध है गणित से। किससे? गणित से। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा उज्जैन, ऑप्शन सी उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो सही आंसर है अभिज्ञान शकुंतलम। किसकी? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? राइट आंसर है इसका गुप्त युग को। किसको? गुप्त युग से संबंधित है दोस्तों दशमलव प्रणाली का आविष्कार। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? निम्नलिखित किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति पर अंकित करवाया है? राइट आंसर है इसका समुद्रगुप्त। क्या है दोस्तों सही आंसर? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया है? राइट आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतमे कमे का संबंध है, यानी कि ये पूछ रहा है ये बुक किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है ऑप्शन सी रामगुप्त। रामगुप्त पहला शासक था, गुप्त शासक, जिसने तांबा का सिक्का जारी किया। देखिए यहाँ पर सुम्मिलित करना है, शासक दिए हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख दिए हैं, ठीक है। वीडियो को आप पढ़िए, रुक कर पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए और उसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से सुम्मिलित है, बस आपको याद करना है। देखिए शासक है समुद्रगुप्त, इनसे संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है कौन सा अभिलेख? मेहरौली लौह स्तंभ लेख। फिर है स्कंदगुप्त, इनका संबंध है भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख से। फिर है बुद्धगुप्त, बुद्धगुप्त का संबंध है पहाड़पुर ताम्रपत्र अभिलेख से। देखिए सुम्मिलित करना है, मुद्रा के प्रकार दिए हैं और शासक दिए हैं, किस शासक का संबंध किस मुद्रा के प्रकार से है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से ही सुम्मिलित है दोस्तों, तो बस आपको याद रखना है। देखिए मुद्रा का प्रकार है कुमार देवी प्रकार, इसका संबंध है चंद्रगुप्त फर्स्ट से। बीड़ा वादन प्रकार, मुद्रा का प्रकार है बीड़ा वादन प्रकार, इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। इसके बाद है चक्र विक्रम प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार मुद्रा का संबंध है चंद्रगुप्त द्वितीय से। फिर है कार्तिकेय प्रकार, मुद्रा का प्रकार है कार्तिकेय प्रकार, इसका संबंध है कुमारगुप्त फर्स्ट से।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको फिर से सम्मिलित करना है। शासक दिए हैं, उनकी उपाधियां दी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पहले से सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए, शासक है चंद्रगुप्त फर्स्ट, इसकी उपाधि थी महाराजा महाधीराज की। इसने कौन सी उपाधि धारण की? महाधीराज। कौन सी? महाधीराज। अगला है समुद्रगुप्त, इनकी उपाधि है अश्वमेध पराक्रम। अश्वमेध पराक्रम ये उपाधि है समुद्रगुप्त की। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी उपाधि है परम भागवत, इन्होंने उपाधि धारण की थी परम भागवत की। फिर है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने उपाधि धारण की थी सक्रोपम की। किसकी? सक्रोपम। देखिए यहाँ पर शासक हैं और इनकी पत्नियों का नाम दिया गया है, सूची है ये। वीडियो को आप रोकिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर लगाइए। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, यानी कि पहले से सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए, चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी का नाम था कुमार देवी। ठीक है, कुमार देवी। इसके बाद है शासक रामगुप्त, इनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। क्या नाम था? ध्रुव देवी। फिर है समुद्रगुप्त, इनकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। फिर है रुद्रसेन सेकंड, इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है सर्व राजोच्छेता, यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह थर्ड को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन कट रहे हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को पूरा करेंगे। सूची फर्स्ट और सेकंड देखिए। पहला है यहाँ पर रचनाकार, फिर इनकी रचनाएं दी गई हैं। ठीक है, पहला है रचनाकार, इनकी रचनाएं दी गई हैं। इसको आप जोड़िए, वीडियो को रोक कर जोड़िए। मैं आपको ऑप्शन देता हूं। देखिए, ये ऑप्शन है इसके, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, यानी कि पहले ही सम्मिलित है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, रचनाकार है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, इनकी रचना है आर्यभट्टीय। क्या है रचना? आर्यभट्टीय। मैंने आपसे क्या कहा था कि पहले से सम्मिलित है ये, बस आपको याद रखना है। धनवंतरी है रचनाकार, इनकी रचना का नाम है नवीनतमकमे। फिर है ब्रह्मगुप्त, इनकी रचना का नाम है ब्रह्म सिद्धांत। फिर है बारहमीर, इनकी रचना का नाम है पंच सिद्धांत का। पंच सिद्धांत का। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। देखिए, यहाँ पर प्रशासकीय विभाजन दिया गया है और उनके प्रशासक के नाम दिए गए हैं। ठीक है, किसको क्या बोला जाता था? वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से ही सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए, प्रशासकीय विभाजन ये है भुक्ति, जिसको प्रांत कहा जाता था। इसका प्रशासक कहलाता था उपरिक। क्या? उपरिक। इसके बाद है विषय, यानी कि जिला। इसका प्रशासक को कहते थे विषयपति। नगर के प्रशासक को कहते थे नगरपति, और ग्राम के प्रशासक को कहते थे ग्रामिक। क्या कहते थे? ग्रामिक। देखिए, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में कौन सम्मिलित नहीं है, कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं है क्या ये। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है युद्ध व शांति का मंत्री, तो इसको क्या कहा जाता था? महासंधि बृगहिक। ठीक है, इस प्रकार से ये बताया गया है। तो यहाँ कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सम्मिलित नहीं है दोस्तों। महाशपति, गज सेना का अध्यक्ष, ये सम्मिलित नहीं है, लेकिन बाकी की याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महासंधि विग्रहिक, ये होता था युद्ध व शांति का मंत्री। इसके बाद है महादंडनायक, ये होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। फिर है विनय स्थिति स्थापक, ये होता था धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। यहाँ पर सूची दी गई है
क्षेत्रकों की भूमियां हैं कि कौन सी भूमि किससे संबंधित है, किस योग्य है ये भूमि। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहले से सुम्मिलित है। तो पढ़ते हैं, देखिए पहला है क्षेत्र भूमि, इसका संबंध है कृषि योग्य भूमि से। फिर है वास्तु भूमि, वास्तु भूमि का संबंध है निवास योग्य भूमि से। फिर है अप्रहत भूमि, अप्रहत भूमि का संबंध है जंगली भूमि से। फिर है खिल भूमि, इसका संबंध है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि से। देखिए यहां पर आपको लगाना है आंसर कि कौन सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, कौन सुम्मिलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 84 में। पढ़िए और इसका सही आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रयाग प्रशस्ति रवि कृति से सुम्मिलित नहीं होता है ये, लेकिन बाकी के याद रखिएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध रवि कृति से नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सही सुम्मिलित नहीं है, कौन सही सुम्मिलित नहीं है। वीडियो को आप रोकिए और इसको पढ़िए, सही से आंसर लगाइए इसका। फिलहाल इसका सही आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, मेघदूतम, व्रतहरि, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी के याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। जैसे कि विशाख दत्त का संबंध है मुद्रा राक्षस से, क्या है ये पुस्तक है एक तरह से। नीति सार का संबंध है कामानंद से। अष्टांग हृदय का संबंध है बाघभट्ट से। देखिए सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। नाम दिए गए हैं, जैसे कि कुलिक है, इसका संबंध किससे है, लेखक से है, शिल्पीकार से है या व्यापारी से, इस प्रकार से ये बताया गया है। गुप्त काल में किसको क्या बोला जाता था। ठीक है, वीडियो को रोकिए, इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि ये पहले से सुम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। देखिए श्रेष्ठी, गुप्त काल में श्रेष्ठी का संबंध होता था साहूकार से। क्या है श्रेष्ठी, साहूकार। सार्थवाह, सार्थवाह का संबंध है व्यापारी से। कुलिक, कुलिक का संबंध है शिल्पी अथवा कारीगर से। फिर है कायस्थ, कायस्थ का संबंध है लेखक से। मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध था। सही आंसर है ऑप्शन बी, हूण से। किसे, हूण से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो दोस्तों ये थे आपके मौखरी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य का पदवी ग्रहण की थी, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थिर लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, क्वेश्चन सीडीएस में पूछा गया है ये। राइट आंसर है उसकी जंग रोधकता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण कुतुब मीनार के निकट स्थिर लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है।